औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम और दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर की पहले एक बात कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने हायरार्की ऑफ कोर्ट्स को डिस्कस किया था। हमने कोर्ट स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, वेदर इट्स सिविल कोर्ट स्ट्रक्चर और वेदर इट्स क्रिमिनल कोर्ट स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, हमने बात की थी कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कोर्ट्स के बारे में, जिन कोर्ट्स के बारे में हमने सुना था, मजिस्ट्रेट कोर्ट, क्राउन कोर्ट, काउंटी कोर्ट, फलाना कोर्ट, ये कोर्ट, वो कोर्ट, इन सब, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सब कोर्ट्स के बारे में हम अब डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। तो बिना कोई टाइम ज़ाया किए आइए कूदते हैं इस लेक्चर के अंदर। जी, तो क्या कह रहा है? मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आर द लोएस्ट रैंक क्रिमिनल कोर्ट्स। सबसे लोएस्ट रैंक क्रिमिनल कोर्ट से हम बात कर चुके हैं। दे ट्राई समरली विदाउट अ ज्यूरी ऑल माइनर ऑफेंसेस। हमने क्या बात की थी कि वो समरी करते हैं, वो सारे क्या कहते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को स्ट्रेट करते हैं, छोटे छोटे कंसाइज वे में डिसीजन लेते हैं, सारे फैक्ट्स को एक समरी बनाते हैं और वो देखते हैं कि सही है कि नहीं, और डिसीजन लेते हैं विदाउट अ ज्यूरी ऑफ ऑल माइनर ऑफेंसेस। छोटे, इसने इसको मारा, उसने उसकी लॉलीपॉप चुरा ली, उसने उसको टंगड़ी दे दी, वो गिर गया, इस तरह के छोटे छोटे ऑफेंसेस को जल्दी जल्दी क्विकली सॉल्व करने के लिए, कंसाइज तरीके से सॉल्व करने के लिए ये समरीली बनाते हैं, जिससे वो सारे माइनर ऑफेंसेस को डील करते हैं। दे कंडक्ट कमिटल प्रोसीडिंग्स, हमने बात की थी, विच आर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस। क्या होती है? इन्वेस्टिगेशन होती है प्रायर इन्वेस्टिगेशन होती है ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस। व्हेन द ऑफेंस इज ट्रायबल ओनली ऑन इंडिक्टमेंट बाय अ क्राउन कोर्ट। जब एक ऑफेंस ट्रायबल हो क्राउन कोर्ट में, ओनली ऑन इंडिक्टमेंट मतलब उसकी सीरियसनेस इतनी हो। इंडिक्टेबल ऑफेंस इधर लिखा हुआ है, और मोर सीरियस ऑफेंसेस दैट कैन ओनली बी हर्ड इन क्राउन कोर्ट। सीरियस ऑफेंसेस हैं जो कि कहाँ सुने जाते हैं? सिर्फ क्राउन कोर्ट में सुने जाते हैं। समरी ऑफ ऑफेंसेस, समरी ऑफेंसेस में क्या कह रहा है? वो कह रहा है आर माइनर क्राइम्स ऑन ट्रायबल समरीली मजिस्ट्रेट कोर्ट। सम ऑफेंसेस आर ट्रायबल ईदर वे, मीनिंग द अक्यूज्ड हैज अ चॉइस ऑफ कोर्ट दैट इज यूज्ड। अच्छा जी, अब ये क्या कह रहा है? समरीली ऑफेंस हमने बात की थी, माइनर क्राइम्स होते हैं जिनकी एक समरी बना के उस पर क्विक डिसीजन दिया जाता है। ओनली ट्रायबल समरीली इन मजिस्ट्रेट। अच्छा, ये सिर्फ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स में ट्रायबल होते हैं, सही है। इससे आगे इस तरीके से केसेस डील नहीं किया जाते। सम ऑफेंसेस आर ट्रायबल ईदर वे। सम ऑफेंसेस, कुछ ऐसे ऑफेंसेस होते हैं दोनों, जो समरीली के तौर पर भी ट्रायल किए जा सकते हैं, जो कि क्राउन कोर्ट में ले जाके भी ट्रायल में जा सकते हैं। मतलब कहना ये चाह रहा है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा है उसके ऊपर ये चॉइस है, ही हैज़ द चॉइस टू चूज़ द कोर्ट दैट इज़ यूज। सही है, उसके पास ये चॉइस है कि इधर वो छोटे कोर्ट में जाके इजीली ये मामला सॉल्व करा सके, या उसको उसके प्रॉपर ट्रायल चाहिए ताकि वो केस सही से खुले और क्या पता डिसीजन उसके फेवर में आ जाए। मजिस्ट्रेट्स ऑल्सो हैव सम सिविल जुरिस्डिक्शन विच इंक्लूड द फॉलोइंग: फैमिली प्रोसीडिंग्स, फाइनेंशियल प्रोविजन फॉर पार्टीज टू अ मैरिज एंड चिल्ड्रन इन द कस्टडी और सुपरविजन ऑफ चिल्ड्रन एंड गार्डियन। अच्छा जी, मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के अंदर कुछ सिविल जुरिस्डिक्शंस भी होती है, डिफरेंट डिविजन्स भी होते हैं, जिसके अंदर एक आता है आपकी फैमिली प्रोसीडिंग्स। फैमिली प्रोसीडिंग्स में हमने बात की थी कि हम फैमिली प्रोसीडिंग्स में क्या करते हैं? घरेलू मसला मसाइल, फाइनेंशियल प्रोविजंस के, अगर दो बंदों का डिवोर्स हुआ है तो एलिमनी की क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, कितनी एलिमनी जाएगी, बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी, सुपरविजन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कौन संभालेगा, गार्डियन कौन बनेगा, अडॉप्शन, अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं तो उसके ऑर्डर्स, क्या अडॉप्शन कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके क्या लीगल मसाइल हैं, वो सब फैमिली प्रोसीडिंग्स में डील किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी चार्जेस एंड रेट्स। भाई कम्युनिटी रेट्स हैं, कम्युनिटी टैक्सेस हैं, कम्युनिटी के छोटे छोटे जो अखराजात है वो भी जो लोकल अथॉरिटी, जो आपके लोकल अथॉरिटी जहाँ आप रह रहे हैं उसके जो चार्जेस हैं, उसके जो रेट्स है, सर पार्किंग फाइन हो गए, सर टैक्सेस हो गए, सर ये हो गया वो हो गया, इस तरह के जो छोटे मोटे रेट्स हैं वो भी इन्फोर्स करा सकता है ये कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं, हम अपील्स पर आते हैं। अपील्स में हम, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा जल्दी लेके जा रहा हूँ बिकॉज वी हैव अ लॉट टू कवर, एंड ये वो चीज़ें हैं जो हम पहले पीछे बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि जो हमने डिस्कस किया है वही इधर लिखा हुआ है, इसीलिए वी विल स्पीड इट अप अ बिट, ठीक है, ताकि आगे जो चीज़ें जो अब तक के हमने नहीं डिस्कस की उसमें हम अच्छा टाइम दे सकें अपना। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अपील्स में क्या कह रहा है? अ डिसीजन इन अ क्रिमिनल केस इन मजिस्ट्रेट कोर्ट मे बी रीहर्ड बाय अ क्राउन कोर्ट। अ केस स्टेटेड अपील ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ टू अ डिविजनल कोर्ट ऑफ द हाई कोर्ट इज बेस्ड ऑन द idea that the magistrates or the crown have wrongly interpreted the law. If they have, these cases may have sent back to the lower court with instructions as how it should be decided. क्या कहना चाह रहा है? A decision in a criminal case in a magistrate court may be reheard by a crown court. ठीक है, एक केस है, अगर उसका डिसीजन मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने दे दिया
तो हो सकता है कि वो केस फिर से क्राउन कोर्ट में रीहर्ड हुआ जाए, फिर से सुना जाए, फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए। सॉरी, a case stated appeal on a point of law to a divisional court of the high court is based on the idea that may, अच्छा कहना क्या चाह रहा है कि a case stated, जो हमने बात की थी, अब याद करें जो मैंने बात की थी, मैंने क्या कहा था कि a case stated appeal on a point of law, ये वो होता है कि सामने वाले बंदे को लगता है कि ये डिसीजन गलत लिखा है। इधर क्या लिखा हुआ है, गौर से सुनिएगा, अगर इधर अलग लिखा हुआ है, नाम बदल लीजिएगा मेरा। टू अ डिविजनल कोर्ट ऑफ द हाई इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द क्राउन कोर्ट हैव रॉन्गली इंटरप्रिटेटेड द लॉ। जब लॉ ही गलत इंटरप्रिटेट किया है तो डिसीजन कैसे सही ले सकते हैं? If they have, then the case may be sent back to the lower court with instructions as how it should be decided. गलत डिसीजन ले लिया था, सामने वाले को लगा कि सर ये जो डिसीजन लिया गया, ये जो लॉ इंटरप्रिटेट किया गया, ये गलत है, मुझे ये सही नहीं लग रहा। आपने री अपील किया, आपने केस स्टेटेड अपील आपने क्या कहते हैं बड़ी कोर्ट में डाल दी, वहां से क्या डिसीजन आया, वहां से अब वो क्या करेंगे, वो ये केस वापसी भेजेंगे लोअर कोर्ट में स्टडी करने के बाद, और उन्हें इंस्ट्रक्शंस देंगे कि आपको ये केस इस तरीके से डील करना है। ठीक है। ऑन फैमिली मैटर्स, appeals are to the crown court with a further alternative appeal on a point of law to a divisional court of family division of the high court. On other civil matters, appeal on a point of law is to a divisional court of Queen's Bench Division. क्या कहना चाह रहा है कि अगर कोई फैमिली मैटर है तो अपील टू द कोर्ट ऑफ लॉ, अपील टू द केस स्टेटेड आपकी फैमिली डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट में जाएगा। बट अगर कोई सिविल मैटर है, देखें हमने बताया था ना कि डिवीजन है, मैंने उस पर क्या बोला था कि ये डिवीजन क्यों काम आता है कि अगर आपका फैमिली डिवीजन है तो फैमिली डिवीजन से फैमिली मैटर्स को सॉल्व करेगा। तो अगर फैमिली मैटर्स को हैंडल करने में कोई मसला हुआ हो, कोई गलत इंटरप्रिटेशन हो, कोई गलत डिसीजन दे दिया हो और आपको उसको चैलेंज करना हो, तो फिर आप हाई कोर्ट के फैमिली डिवीजन में ही चैलेंज कर सकते हैं। और अगर वो फैमिली डिवीजन के अलावा कोई मसाइल हो तो आप कहाँ करेंगे? क्वींस बेंच डिवीजन। ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्सनल की। पर्सनल में क्या कर रहा है? द की पर्सनल इन द मजिस्ट्रेट कोर्ट आर द मजिस्ट्रेट्स। अब ये बात कर रहा है कि पर्सनल में क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मजिस्ट्रेट में बैठता कौन है, प्रोसेस चला कौन रहा है मजिस्ट्रेट्स को। आर द मजिस्ट्रेट हु हेयर द केसेस, दीज फॉल इनटू दो कैटेगरीज ऑफ मजिस्ट्रेट, दो कैटेगरीज ऑफ जुडिशरी, ज्यूरी उधर बैठती है, जजेस। एक मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि ले पर्सन होते हैं, आम इंसान होते हैं, जस्टिस ऑफ द पीस, जो पीस पे बिलीव करते हैं, सेलेक्टेड बाय द लॉर्ड चांसलर। लॉर्ड चांसलर कुछ वॉलंटियर्स को सेलेक्ट करता है जो कि आम लोग होते हैं, जिनकी कोई प्रॉपर स्पेशलाइजेशन नहीं होती, जिनकी कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, जो कोई प्रॉपर जजेस नहीं होते, बट वो क्या कहते हैं, लॉर्ड चांसलर चूज करता है उन वॉलंटियर्स को जिनको उनको लगता है कि उनके अंदर ये सलाहियत है कि वो सही और गलत का फैसला कर सके। ऐसे लोगों को वो चूज करके मजिस्ट्रेट बनाता है जो कि फिर डिसीजन लेते हैं। बट एक चीज़ हाईलाइट कर लें कि ये ले पर्सन्स होते हैं। ले पर्सन मतलब आम इंसान होते हैं सर, ये आम इंसान होते हैं, ये आम लोग होते हैं, इनके पास कोई स्पेशलाइजेशन, कोई प्रॉपर क्वालिफिकेशन, कोई प्रॉपर एजुकेशन रिलेटेड टू दिस नहीं होती। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है आपके डिस्ट्रिक्ट जजेस, प्रोफेशनल पेड मजिस्ट्रेट। प्रोफेशनल लेमैन, प्रोफेशनल फ़र्क है। एक ले पर्सन है, एक प्रोफेशनल है। सर उसने पढ़ा हुआ है, सर उसकी एजुकेशन है, वो प्रोफेशनल है, उसका इसी काम में एक्सपीरियंस है। द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स आर आल्सो स्टैटल्ड बाय क्लर्क्स हु कैन प्रोवाइड लीगल एडवाइस टू फॉर ले मजिस्ट्रेट। अच्छा जी, वहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट्स के अंदर बहुत सारे क्लर्क्स भी होते हैं जो कि छोटी छोटी लीगल एडवाइसेस भी कर दे सकते हैं जो आपके ले मैन मजिस्ट्रेट्स होते हैं उन्हें। ठीक है, ये हमारा मजिस्ट्रेट कोर्ट का था। हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर समरलीज होती हैं, कमिटल प्रोसीडिंग्स होती हैं। सो हमने उनकी डेफिनेशंस पढ़ी। हमने फिर ये पढ़ा कि उसके अंदर फैमिली प्रोसीडिंग्स अलग होती हैं और क्या क्या होता है उसके अंदर। फैमिली प्रोसीडिंग्स होती हैं और उसके अंदर लोकल अथॉरिटी के जो रेट्स होते हैं वो भी इन्फोर्स कराए जा सकते हैं। अपील्स में हमने क्या पढ़ा कि एक डिसीजन अगर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ले लिया और क्या कहते हैं उसको रीहर्ड किया जा सकता है क्राउन कोर्ट के अंदर। अगर दोनों की तरफ से कोई डिसीजन आ गया क्राउन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से, तो ये वो कोर्स चैलेंज हो सकता है हायर कोर्ट पे। हायर कोर्ट के हमने बारे में क्या पढ़ा कि अगर कोई फैमिली मैटर है तो वो हाई कोर्ट की फैमिली डिवीजन में डील होगा। अगर अदर देन फैमिली मैटर है तो वो हाई कोर्ट की क्वीन बेंच डिवीजन में डील होगा। उसके बाद हमने पर्सनल के बारे में क्या पढ़ा? दो तरह के मजिस्ट्रेट्स पाए जाते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर। नंबर 1 मजिस्ट्रेट इज अ ले पर्सन, ही इज अ जस्टिस ऑफ पीस, ही इज नॉट अ प्रोफेशनल, ही इज अ पर्सन सेलेक्टेड बाय द लॉर्ड चांसलर। ये चीजें याद रखें,
ये चीजें लिखें, ये चीजें पॉइंटर्स बना के लिखें दैट द ले पर्सन मजिस्ट्रेट्स। पहली टाइप क्या है कि दे आर ले पर्सन्स हु आर सेलेक्टेड बाय लॉर्ड चांसलर। दूसरी डिस्ट्रिक्ट जजेस हु आर प्रोफेशनल पेड मजिस्ट्रेट्स, सही, और वहाँ क्लर्क्स भी पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है काउंटी कोर्ट। काउंटी कोर्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था, याद करें हमने क्या पढ़ा था, इसको देखे बगैर याद करें हमने क्या पढ़ा था, नहीं देखे ऊपर आंखें बंद के लिए याद करें। ऑब्लिगेशन याद आना चाहिए। व्हेनेवर यू हेयर काउंटी कोर्ट यू हैव टू रिमेंबर ऑब्लिगेशन। अच्छा जी, हमने ऑब्लिगेशंस का पढ़ा था कि वो ऑब्लिगेशन वाले केसेस को डील करते हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट वाले केसेस होते हैं। ये क्या कह रहा है, इसकी बात भी सुन लेते हैं इन जनाब की। ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं काउंटी कोर्ट्स हैव सिविल। अच्छा, अगर मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि थोड़ी सी आवाज़ मतलब डाउन है और मतलब सर की आवाज़ ख़राब हो, इसलिए क्योंकि रमज़ान चल रहा है इस टाइम जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो इस वजह से रोज़े में हूँ मैं, तो इस वजह से पानी वानी नहीं पी सकते, इसलिए गला थक जाता है बोलते बोलते। बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको ऐसा फील ना हो। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ऐसा ना लगे कि सर तो बिल्कुल आवाज़ ख़राब हो रही है और क्या कहते हैं एनर्जी लो लग रही है। सो इट्स अ नेचुरल इफेक्ट विच हैपन्स ड्यूरिंग रोज़ा, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट नॉट टू शो इट, बट just saying it for the reference। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। काउंटी कोर्ट्स हैव सिविल jurisdictions only but deal with almost every kind of civil cases। सही है, क्या कहना चाह रहा है कि काउंटी कोर्ट्स हर तरह के सिविल केसेस को डील कर सकता है। द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ काउंटी कोर्ट्स दैट दे डील विद मेजॉरिटी ऑफ यूके सिविल लिटिगेशन। जो यूके की जो मेजॉरिटी जो सिविल लिटिगेशन होती है, मेजॉरिटी जो सिविल मसाइल होते हैं, जो इंडिविजुअल्स के आपस के मसाइल होते हैं, वो काउंटी कोर्ट डील करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं, क्या कह रहे हैं इसके बाद, कह रहा है द काउंटी कोर्ट इज इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग मैटर्स। इन मसलों को काउंटी कोर्ट डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट हमने बात की थी, ऑब्लिगेशन, एक्सेप्ट डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर क्लेम, मतलब किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करना, किसी को गलत कहना, किसी की आप समझे कि किसी के बारे में ऐसी बात करना जिससे उसका कैरेक्टर डिफेम हो रहा हो, जिससे उसकी बुराई हो रही है, जिसमें उसकी इज्जत जा रही है, जिसमें जो उसके रिलेट भी नहीं करता, जो उसने किया भी ना हो या उसने किया भी हो, बट आपका एक अमल, आपका ऐसा कहना सॉरी आपका कुछ ऐसा कहना जो कि उस बंदे के कैरेक्टर को डिफेम कर रहा है, जो कि उस बंदे के कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहा है, जो कि उस बंदे के कैरेक्टर को ख़राब कर रहा है, उसको, उसके अलावा जितने भी कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट के लॉज हैं, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट के क्लेम्स हैं, वो ये काउंटी कोर्ट डील करता है। उसके बाद इक्विटेबल मैटर्स क्या कह रहा है, कंसर्निंग ट्रस्ट, मॉर्गेजेस एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, डिस्प्यूट्स कंटेनिंग। अच्छा जी, इक्विटी के मैटर्स जिसमें मॉर्गेजेस आते हैं, आपके ट्रस्ट आते हैं, पार्टनरशिप की जो डिसोल्यूशन होती है, खत्म हो रही होती है पार्टनरशिप, उसके मैटर्स भी ये डील करता है। डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड, ज़मीनी मसाइल भी ये डील करता है, ज़मीन, किसी की ज़मीन के ऊपर झगड़े चल रहे हो। अनडिफेंडेड मैट्रिमोनियल केसेस का मतलब होता है शादी के वो मसाइल जिसके ऊपर सामने वाला, फॉर एग्जाम्पल जैसे सर फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड है, उसको अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए, बट नॉर्मल केसेस में क्या होता है दैट ईदर द वाइफ विल अपोज, रेजिस्ट, सही है, या वो शील से नो, या वो कहेगी कि नहीं ऐसे डिवोर्स कैसे ले सकते हो, मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ, तुम्हें दिखता नहीं है, तुम मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें अभी, इस तरह की फिल्मी बातें वो कर सकती है। बट वो वाइफ ठहरी हमारी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, प्रो फेमिनिस्ट, जो आई डोंट नीड अ गाय फॉर माई लाइफ वाली, तो आई कैन सर्वाइव ऑन माई ओन वाली। तो उन्होंने बोला भाई तुम जाओ मुझे ज़रूरत नहीं है। उन्होंने इस डिसीजन को डिफेंड नहीं किया। तो जब उन्होंने उस केस को डिफेंड नहीं किया, सामने वाले हस्बैंड ने बोला भाई मुझे इनसे डिवोर्स लेना है, वाइफ ने बोला जाओ ले लो, मुझे मेरी बला से तुम जाओ डिवोर्स लो, अकेले रहो, भाड़ में जाओ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये कौन से केसेस होते हैं, ये होते हैं अनडिफेंडेड मैट्रिमोनियल केसेस। सही है। प्रोबेट के मैटर्स मैंने बताया था, वसीयत के मसाइल, मिसलिनियस मैटर, छोटे मोटे कोई भी रोज़मर्रा के मसाइल, कन्फर्ड बाय वेरियस स्टैट्यूज, फॉर एग्जांपल कस्टमर क्रेडिट एक्ट, भाई क्रेडिट कार्ड वगैरह के मसाइल हो गए, छोटे मोटे मसाइल हो गए, विच आर कंसर्न विद वेरियस स्टैट्यूज कौन से, वो लॉज जो गवर्नमेंट ने बनाया है, वो लॉज जो पार्लियामेंट ने बनाया है, फॉर एग्जांपल कस्टमर क्रेडिट एक्ट 1974, इस तरह के जो मसाइल है, मिसलिनियस मैटर्स है, ये कौन देखता है, ये भी काउंटी कोर्ट देखता है। सम bankruptcy
क्या कह रहा है? ये कह रहा है some bankruptcy company winding up, some bankruptcy company winding up and administrative केसेस। सर बैंक करप्सी के, कंपनी के वाइंडिंग अप के केसेस और इस तरह के एडमिटरी एक सेकेंड रुकिएगा, एडमिनिस्ट्रेटरी केसेस, बैंक करप्सी केसेस, वाइंड कंपनी के वाइंडिंग अप के केसेस और इस तरह के मसाइल, ये भी काउंटी कोर्ट देखता है। Some bankruptcy company winding up and एडमिरल्टी केसेस। अच्छा जी, सम बैंकरप्सी इधर है सर, सब बैंकरप्सी कंपनी वाइंडिंग अप एंड एडमिरल्टी केसेस। बैंकरप्सी का मतलब है कि सर किसी का करप्ट हो जाना, किसी का बैंक करप्ट हो जाना, बिल्कुल पैसे वैसे खत्म हो जाना। कंपनी का वाइंडिंग अप हो जाना, कंपनी का ख़त्म हो जाना, कंपनी ख़त्म हो रही है, अब अपने इख्तितामी मराहिल पे है। एडमिरल्टी केसेस का मतलब होता है मैरीटाइम मरीन जो मसले होते हैं, समंदर के, दरियाओं के, किसी की ट्रेड वगैरह के मसले, वो भी कौन देखता है? ये काउंटी कोर्ट देखता है। अपील्स में क्या कह रहा है? अपील्स पर आते हैं। अपील्स में कह रहा है फ्रॉम द काउंटी कोर्ट देयर इज अ राइट टू अपील डायरेक्ट टू सिविल डिवीजन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील फॉर सम केसेस, इन मोस्ट अदर cases and appeal goes to relevant division of the high court। क्या कह रहा है? from the county court there is a right of appeal, right of appeal, ये हक है आपको कि आप डायरेक्ट सिविल डिवीजन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील में, सिविल डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील में आप केस, आप अपील कर सकते हो। हमने पढ़ा था, आप कोर्ट, काउंटी कोर्ट से डायरेक्ट कोर्ट ऑफ अपील में अपील कर सकते हो, हमने पढ़ा था पीछे। आप पीछे जाएंगे आपको सब मिलेगा। इन मोस्ट अदर केसेस एन अपील गोज टू द रेलिवेंट डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अपील डायरेक्ट कहाँ जाती है? हाई कोर्ट जाती है, किसी भी जो जिस रेलिवेंट डिवीजन से वो बिलोंग करती है। पर्सनल पे आ जाते हैं। पर्सनल में क्या होता है? द पर्सनल इन द काउंटी कोर्ट कंसिस्ट ऑफ सर्किट जजेस असिस्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट जजेस। सही है, दो तरह के होते हैं, एक सर्किट जजेस होते हैं और एक डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं। जी, हमने क्या पढ़ा? हमने काउंटी कोर्ट के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नए कोर्ट की तरफ, क्राउन कोर्ट की तरफ। ये वापसी रिवीजन कराएंगे। जी सर, ये लेक्चर खत्म होते हुए वापसी हम आगे सब रिवाइज करेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं क्राउन कोर्ट पे। क्राउन कोर्ट में क्या कह रहा है? द क्राउन कोर्ट इज अ सिंगल कोर्ट बट इट सिट्स इन 92 डिफरेंट टाउन्स इन सिटी एंड आल्सो नोन एज द सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट, द ओल्ड बेली इन लंदन। क्राउन कोर्ट एक सिंगल कोर्ट है, बट वो 92 डिफरेंट टाउन्स में बैठता है, 92 डिफरेंट टाउन्स के केसेस को वो डील करता है। और एंड इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट। सेंट्रल क्रिमिनल कोर्ट, बीच के जो सारे मसाइल हैं आपके, जो सेंट्रली जो सारे क्रिमिनल मसाइल हैं वो ये देखता है, विच इज़, इसका एक और नाम ओल्ड बेली भी है जो कहा जाता है। इट डील्स विद द फॉलोइंग मैटर। अच्छा, ये किन मैटर से डील करता है? ये बड़ा मैटर करता है। इंडिक्टेबल ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस विद द ज्यूरी। सही है। अपील्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से अपील्स आती हैं उनमें डील करता है। कमिटल्स फॉर सेंटेंसिंग फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट, किसी को सेंटेंस करना हो, किसी को सज़ा देनी हो, किसी को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा देनी हो, उसकी जो कमिटल्स वही होती हैं। वो कमिटल्स जब प्रोसीड होकर ट्रायल में आती हैं क्राउन कोर्ट के अंदर, तो वो डिसीजन लेता है। तो वो कौन कौन से मसाइल सुनता है? वो इंडिक्टेबल ऑफेंस सुनता है, वो अपील्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट सुनता है, वो कमिटल्स फॉर सेंटेंसिंग सुनता है। सही है। आगे बढ़ते हैं। द क्राउन कोर्ट डील्स विद फ्यू टाइप्स, the Crown Court deals with few types of civil cases, for example appeals from magistrate court on matters of affiliation, betting, gaming and licensing। अच्छा जी, जो क्राउन कोर्ट है वो कुछ सिविल केसेस के भी सुनता है, वो कुछ सिविल केसेस पे भी इन्वेस्टिगेट करता है। जो जिस पे एग्जांपल आती है आपकी, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से आपकी जो अपील्स आती हैं, और आपका जो कोर्ट ऑन मैटर ऑफ अफिलिएशन, बैटिंग एंड गेमिंग। सर, जो बैटिंग, गेमिंग और लाइसेंसिंग के हवाले से, जो एक दूसरे के एफिलिएशन के हवाले से, जो रिलेशन के हवाले से, क्या कहते हैं, किसी से एफिलिएशन है, किसी के क्या नाम है आपका, किसी तरह की कोई एफिलिएशन है, कोई बिजनेस एफिलिएशन है, कोई कॉर्पोरेट एफिलिएशन है, कोई राइट्स की एफिलिएशन है, इस तरह के कोई भी केसेस होते हैं जिसके अंदर बैटिंग भी, और उसके अलावा बैटिंग के केसेस होते हैं, गेमिंग के केसेस होते हैं, लाइसेंसिंग के, सिविल केसेस है। मगर ये भी क्राउन कोर्ट सुन लेता है क्योंकि इसमें कोई कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। अपील्स का क्या सीन है? अपील्स का यहाँ पे ये है कि फ्रॉम द क्राउन कोर्ट देयर इज अ राइट टू अपील, देयर इज अ राइट ऑफ अपील, हक है आपको कि अपील करें ऑन क्रिमिनल मैटर्स टू द क्रिमिनल डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील। अच्छा, क्राउन कोर्ट अपील इज, अब इतना पढ़ के आपको अंदाजा हो गया होगा, इट्स मेनली कंसर्न टू द क्रिमिनल साइड, क्या कह रहा है? तभी इसकी जो अपील होती है वो डायरेक्ट आपकी जाती है, क्रिमिनल डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील, वो जाती है डायरेक्ट क्रिमिनल डिवीजन में। ठीक है। एन अपील
by way of case stated on a point of law may also be made to the divisional court of the Queen's Bench Division in High Court. अच्छा, an appeal by way of case stated, समझ गए कौन सी अपील की बात करें? पहुंच गए ना? ऊपर वाली अपील और नीचे वाली अपील का फर्क अब आप समझ गए होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मुझे पता है. On a point of law may also be made to the divisional court of the Queen's Bench Division. अच्छा, कोर्ट क्राउन कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है विच इज़ बाय वे ऑफ केस स्टेटेड, वो हम डिविजनल कोर्ट में भी कर सकते हैं अपील. वो इस तरह की ये वाली अपील जो हम अगेंस्ट में कर रहे हैं, जो हम डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं, ये अपील हम डिविजनल कोर्ट ऑफ क्वींस बेंच डिवीजन में भी कर सकते हैं. ठीक है, हम QBD में भी जाके अपील कर सकते हैं व्हेन वी आर अपीलिंग बाय वे ऑफ केस स्टेटेड. अगर डायरेक्ट अपील जा रही है तो फिर क्रिमिनल मैटर्स की जाएगी डायरेक्ट अपील क्रिमिनल डिवीजन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील में. ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं. पर्सनल में क्या क्या आता है? द क्राउन कोर्ट हैज द फॉलोइंग पर्सनल. हाई कोर्ट जजेस में होते हैं फॉर सीरियस ऑफेंसेस. अगर कोई सीरियस ऑफेंसेस हैं तो फिर उसके लिए हाई कोर्ट जजेस अपॉइंट किए हुए हैं. सर्किट जजेस की बात करते हैं. सर्किट जजेस क्या होते हैं सर? ये भी सर्किट जजेस हाई कोर्ट जजेस की तरह ही फुल टाइम जजेस होते हैं. सही है, और इनका भी काम यही होता है कि इधर काउंटी कोर्ट में होते हैं जहाँ पे वो सिविल केसेस डील कर रहे होते हैं, या वो क्राउन कोर्ट में होते हैं जहाँ पे वो आपके क्रिमिनल केसेस डील कर रहे होते हैं. उसके अलावा आपके रिकॉर्डर्स आते हैं. ये कौन होते हैं? ये होते हैं पार्ट टाइम जजेस. ये होते हैं पार्ट टाइम जजेस. पार्ट टाइम क्या इनकी स्पेशलिटी है? पार्ट टाइम है. इनको दिए जाते हैं लेस कॉम्प्लेक्स केसेस. ठीक है, इनको कम कॉम्प्लेक्स केसेस दिए जाते हैं क्योंकि पार्ट टाइम जजेस होते हैं, ये फुल टाइम नहीं होते. ठीक है, हमने पढ़ा यहाँ पे 3 तरह के जजेस होते हैं. हाई कोर्ट जजेस फॉर सीरियस ऑफेंसेस, सर्किट जजेस, और छोटे छोटे कामों के लिए, छोटे छोटे केसेस के लिए हमारे पास रिकॉर्डर्स होते हैं. उसके बाद हम पढ़ते हैं, हम आ जाते हैं अपने हाई कोर्ट के ऊपर. हाई कोर्ट के ऊपर आते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करेंगे. द हाई कोर्ट इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 डिविजन्स. हम पहले पढ़ चुके हैं. ईच ऑफ विच हेयर्स पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ केस. ये भी हम सुन चुके हैं पहले. सुनी बातें आ रही हैं, शायद किसने बताई थी? मैंने ही बताई थी. ठीक है, अच्छी बात है, हम पहले इसको डील कर चुके हैं ताकि अब जब हम डिटेल में, अगर अभी उस वक्त आपको नहीं पता होता, अगर उस वक्त मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करता, अगर उस वक्त मैं आपको इस चीज़ की डेप्थ ना देता, तो जब आप इतने बड़े बड़े पैराग्राफ देखते हैं आप पैनिक कर जाते हो. पैराग्राफ में पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता. उधर सुकून से हमने एग्जाम्पल्स के साथ वो चीज़ समझी. अब हमारे लिए पैराग्राफ बच्चा है, ऐसा कि सर एक दफ़ा पढ़ा दूसरी दफ़ा याद हो गए. ठीक है जी. आज के अच्छा जी, सबसे पहला आपके पास आता है द क्वींस बेंच डिवीजन, चांसरी डिवीजन और फैमिली डिवीजन. तीनों के बारे में हम अभी पढ़ते हैं सुकून से. क्या कह रहा है? रादर कंफ्यूजिंगली ईच डिवीजन ऑफ द हाई कोर्ट हैज अ डिविजनल कोर्ट. सही है, ताकि इससे भी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, इस डिवीजन के भी डिवीजन है. क्या कह रहा है? इस डिवीजन की भी डिवीजन है. द रोल ऑफ द डिविजनल कोर्ट इज टू हेयर अपील्स एज वी हैव ऑलरेडी सीन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट कोर्ट्स ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ और टू डिविजनल कोर्ट्स बाय फैमिली डिवीजन और QBD एज रेलिवेंट. सही है, क्या कहना चाह रहा है? हमने देख लिया कि भाई ये सबके अपने अपने रोल है. मतलब अगर मजिस्ट्रेट लॉ भी है तो वो उसके डिविजनल कोर्ट से या तो फैमिली डिवीजन है या तो QBD. इससे आगे जो बातें जाती हैं वो या फैमिली डिवीजन में जाती हैं, QBD में जाती हैं, ताकि मजीद कन्फ्यूजन भी ना हो, मजीद बाइफरकेट हो जाए. इसी तरीके से जो काउंटी लॉ है टू वन ऑफ द 3 डिवीजन एज रेलिवेंट. सही है, जो काउंटी कोर्ट है वो तीनों में से किसी एक डिवीजन में जाता है, या क्रिमिनल डिवीजन में जाता है, या डिविजनल कोर्ट्स में जाता है, या फैमिली डिवीजन में जाता है. क्राउन कोर्ट है, इसका भी यही है, ऑन अ पॉइंट ऑफ लॉ टू द डिविजनल कोर्ट ऑफ द QBD. सही है, ये हमने बताइए, वो एग्जांपल्स दे रहा है कि हमने पहले भी देख चुके हैं किस तरीके से कोर्ट्स को बाइफरकेट किया हुआ है. अब हम बात करते हैं क्वींस बेंच डिवीजन की. अब हम बड़ी बड़ी बातें करने जा रहे हैं. हम बात करने जा रहे हैं क्वींस बेंच डिवीजन की. द क्वींस बेंच डिवीजन डील्स मेनली विद कॉमन लॉ मैटर्स सच एज एक्शन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट, सम अपील्स फ्रॉम द काउंटी कोर्ट, अपील्स बाय वे ऑफ केस स्टेटेड फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट, सम अपील्स फ्रॉम द क्राउन कोर्ट. क्या कहना चाह रहा है? लाइन से आते हैं, बराबर में लिखना शुरू कर देते हैं. नंबर वन क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा सा साइड पे लिख दे. नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है? एक्शन बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट. अभी लिखेंगे, अभी याद करेंगे. कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट, सबसे पहला टाइप कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट. किन किन केसेस को डील करता है? सबसे पहला मैटर कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट. नंबर टू अपील्स फ्रॉम, अपील्स भी लिखे ना, अपील्स फ्रॉम काउंटी कोर्ट, नंबर 3 अपील्स बाय वे ऑफ केस स्टेटेड फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट. सही है, ऐसा लिख देते हैं अपील्स और एक कोई एक्रोनियम बना देते हैं ना, बाय वे ऑफ केस स्टेटेड. तो सर अपील CS केस स्टेटेड वाली जो अपील्स होंगी कहाँ से हम लेंगे?
कहाँ से हम लेंगे? मजिस्ट्रेट कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से, मजिस्ट्रेट कोर्ट से। अच्छा जी, मजिस्ट्रेट कोर्ट से हम लेंगे अपील्स बाय वे ऑफ केस स्टेटेड। और हम कौन से इस पे डील करेंगे? अपील्स फ्रॉम क्राउन, अपील्स फ्रॉम क्राउन कोर्ट। कौन सा कोर्ट? क्राउन कोर्ट। हमने क्या बात की? हमने बात की हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट लॉ आ गया, टॉर्ट के जो एक्शंस आ गए, जो मैटर्स हो गए वो डील करेंगे, काउंटी कोर्ट से जो अपील्स होंगी वो डील करेंगे, और अपील्स बाय वे ऑफ केस स्टेटेड फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट हम वो डील करेंगे, और अपील्स फ्रॉम क्राउन कोर्ट ये भी हम डील करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? इट ऑल्सो हैज़ अ सुपरवाइजरी रोल ओवर, इट ऑल्सो हैज़ अ सुपरवाइजरी रोल ओवर इंफीरियर कोर्ट्स। मतलब जो उसके नीचे जो कोर्ट्स काम कर रही हैं, जो हायरार्की में उसके अंडर है, उसके ऊपर भी इसका सुपरवाइजरी रोल है कि वो उसके ऊपर नजर रखे कि वो किस तरीके से ऑपरेट कर रही है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द 3 डिवीजन। तीनों डिवीजन में सबसे लार्जेस्ट कौन सी? क्वींस बेंच डिवीजन, हैविंग 73 जजेस, of which the principal judge is the Lord Chief Justice। 73 जजेस में जो टॉप का जज है, जो सबसे टॉप का जज है, जो नंबर 1 जज है, जो सबसे बेस्ट जज है, जो फैंटास्टिक जज है, वो है लॉर्ड चीफ जस्टिस। उसके बाद क्या कह रहा है? इट इंक्लूड्स अ सेपरेट एडमिरल्टी कोर्ट टू डील विद शिपिंग मैटर्स। हमने बात की थी रिवर सी के जो ट्रेड होता है उसके जो मसाइल होते हैं वो एडमिरल्टी मैटर्स कहलाते हैं। सही है, एडमिरल्टी कोर्ट टू डील विद शिपिंग मैटर्स एंड अ कमर्शियल कोर्ट विच स्पेशलाइजेज इन कमर्शियल केसेस। सही है, कौन कौन से? उसके अंदर एक एडमिरल्टी कोर्ट भी है स्पेशलाइज फॉर शिपिंग केसेस, और कमर्शियल कोर्ट भी है विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर कमर्शियल केसेस। ये देख रहे हैं किस तरीके से बाइफिकेशन हुई है, ताकि हर केस अपने स्पेसिफिक कोर्ट से डील हो, ताकि कोई हर केस एक ही कोर्ट में आके फंस ना जाए कि भाई हर कोर्ट स्पेशलाइज किया हुआ है कि जो केस जिस बंदे को यार मेरा ये मसला मैं कहाँ जाऊँ, वो कोर्ट है वो मेरे मसले के लिए स्पेशलाइज्ड है, मैं वहां जाऊंगा। ठीक है, द QPT सिट्स इन लंडन and a small number of large cities in England and Wales. It may issue a right for habeas corpus, which is an order for release of a person wrongfully detained। अच्छा जी, ये क्या कर सकता है? एक और उसकी हमें पावर मिली, वो क्या कह रहा है कि वो एक ऐसा ऑर्डर पास कर सकता है टू रिलीज अ पर्सन रॉन्गली डिटेन। एक बंदा जेल की सलाखों में बंद है, उसको रिलीज करवा सकता है, कौन करवा सकता है? ये पावर किसके पास है? QBD के पास है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? आगे वो कह रहा है एंड ऑल्सो प्रीरोगेटिव ऑर्डर्स अगेंस्ट इंफीरियर, और जो इंफीरियर कोर्ट्स है उनके खिलाफ प्रीरोगेटिव ऑर्डर्स, मतलब उनको ऐसे ऑर्डर्स दे सकते हैं कि भाई ये गलत हुआ है ये सही करो, ये गलत हुआ है ये सही करो, कुछ उनकी मिस्टेक्स ठीक करने के लिए। जैसे हमने बोला ना कि अगर उनसे कोई उनसे कोई डिसीजन बनाने में कोई गलती भी हो तो उस गलती को ठीक करके उसको इंस्ट्रक्शन दे के उनको इस तरह के ऑर्डर दे सकते हैं कि आप ये डिसीजन चेंज करें, आपसे ये गलती हुई, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अब आप इस तरीके से इस केस को डील करेंगे और डिसीजन देंगे। ठीक है, एंड कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स एंड अदर बॉडीज सच एज लोकल अथॉरिटीज, इन सबको ये ऑर्डर्स दे सकते हैं। देयर आर 3 टाइप ऑफ प्रीरोगेटिव ऑर्डर एंड मैंडेटरी ऑर्डर। 3 टाइप है इन ऑर्डर्स की। मैंडेटरी ऑर्डर, मैंडेटरी मतलब जरूरी, रिक्वायरिंग द कोर्ट और अदर बॉडी टू कैरी आउट अ पब्लिक ड्यूटी। सही है, किसी भी कोर्ट या किसी भी लोकल अथॉरिटी की बॉडी को वो ये ऑर्डर कर सकते हैं जो उनके ऊपर मैंडेटरी होगा कि आपको ये पब्लिक ड्यूटी निभानी है, आपको ये करना है। प्रोहिबिटरी ऑर्डर, नाम में लिखा है किसी काम से रोकना। मैंडेटरी ऑर्डर कोई काम करना नाम, और प्रोहिबिटरी ऑर्डर कोई काम से रुकना। प्रिवेंटिंग अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिस्डिक्शन, किसी कोर्ट को प्रिवेंट करना कि तुम्हारी ये हुदूद है, तुम्हारी ये जुरिस्डिक्शन है, इससे बाहर मत निकलना, इस काम से रोकना, इस काम से प्रोहिबिट करना प्रोहिबिटरी ऑर्डर कहलाता है। अ क्वैशिंग ऑर्डर, ये क्या है देखते हैं। ऑर्डरिंग अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल विच हैज टेकन एक्शन टू सबमिट द रिकॉर्ड इट्स प्रोसीडिंग टू हाई कोर्ट ऑफ फॉर रिव्यू। क्या कह रहा है? ऑर्डरिंग अ कोर्ट और ट्रिब्यूनल which has taken action to submit the record of its proceedings for, मतलब कि कोई ऐसा कोर्ट एक कोर्ट को ऑर्डर देना जिसने अपना
एक कोर्ट को ऑर्डर देना कि आपको जिस रिव्यू के बारे में हाई कोर्ट ने कहा गया था आप उसका रिकॉर्ड सबमिट करा दो, आप उस डिसीजन का रिकॉर्ड सबमिट करा दो। सबमिट द रिकॉर्ड विच इज टेकन एक्शन टू सबमिट द रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रोसीडिंग टू हाई कोर्ट फॉर रिव्यू। वो ऑर्डर दे रहा है छोटी कोर्ट के कि तुमने ये जो प्रोसीडिंग की थी इसका रिव्यू होने वाला है, इसका रिकॉर्ड जमा कराओ हाई कोर्ट पे। इसको कहते हैं हम क्वेश्चनिंग ऑर्डर। सर सबसे पहले इजी ऑर्डर जो हमारा इजी चीज़ जो है हमारे पास वो है मैंडेटरी ऑर्डर, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है करना। प्रोहिबिटरी ऑर्डर ये क्या करता है, ये रोकता है, रोकने के लिए। और ये क्या है, ये रिव्यू के लिए है। सर ये रिव्यू के लिए है। ये आपको कह रहा है कि आप प्लीज़ आपका रिव्यू होने वाला है, आपका रिव्यू होने वाला है, आपका रिव्यू होने वाला है। अब आप जिस केस का रिव्यू होने वाला है उसके डॉक्यूमेंट्स प्लीज़ आप हाई कोर्ट में जमा करा दें, उसके रिकॉर्ड आप हाई कोर्ट में जमा करा दें। समझ आ गई क्वींस बेंच डिवीज़न। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या आ रहा है, आगे हमारे पास क्या आ रहा है, एक सेकेंड रुकिएगा। आगे हमारे पास आ रहा है, अच्छा जी ये रहा चांसरी डिवीज़न। आगे हमारे पास आ रहा है चांसरी डिवीज़न। मैं आगे चला गया था कोर्ट ऑफ अपील पे, वो इसके बाद आएगा। अभी हम पढ़ते हैं चांसरी डिवीज़न। ठीक है जी। चांसरी डिवीज़न में क्या कह रहा है, द डिवीज़न हेडेड बाय द लॉर्ड डिस डिवीज़न। चांसरी डिवीज़न के बारे में कह रहा है डिस डिवीज़न हेडेड बाय द लॉर्ड चांसलर। नाम में लिखा है चांसरी डिवीज़न हेडेड बाय द लॉर्ड चांसलर, सही है। डील्स विद द ट्रेडिशनल इक्विटी मैटर्स। अच्छा जी, इक्विटी मैटर्स को डील करता है जिसमें क्या क्या आता है, ट्रस्ट एंड मोर्टगेजेस वगैरह के बारे में आपको पता है, कोई चीज़ गिरवी वगैरह रखवाना। रेवेन्यू मैटर्स, रेवेन्यू के मसाइल। बैंक करप्सी के मसाइल। थ्रो आउटसाइड लंदन दिस इज अ काउंटी कोर्ट सब्जेक्ट। अच्छा आउटसाइड लंदन के बाहर ये चीज़ काउंटी कोर्ट का सब्जेक्ट होती है, बट यहाँ पे चांसरी कोर्ट का डिवीजन है। ठीक है, यहाँ पे लंदन के अंदर ये चीज़ हाई कोर्ट में डील होती है चांसरी डिवीज़न में, बट लंदन के बाहर ये चीज़ काउंटी कोर्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा था ये उसका डिवीज़न है, ये उसका मसला है, बट यहाँ पे ये चांसरी डिवीज़न डील करता है। उसके बाद डिस्प्यूटेड विल्स, वही वसीयत एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ डिसीज पर्सन, वही प्रोबेट वाला मसला कि जो मर गया उसकी प्रॉपर्टी का आप क्या करें। पार्टनरशिप एंड कंपनी मैटर्स वो भी डील करता है। ट्रांजिट जो देखिए ये वही है, सारे बिजनेस वगैरह के मसाइल को डील करता है। देयर इज अ सेपरेट कंपनीज कोड विद इन द डिवीजन विच डील्स विद द लिक्विडेशन एंड अदर कंपनी प्रोसीडिंग एंड द पेटेंट्स कोड एस्टैब्लिश अंडर द पेटेंट्स एक्ट। अच्छा इसके अंदर भी दो डिवीजन है, इसके अंदर एक कंपनीज कोड भी पाया जाता है जो कि कंपनी के मसाइल, उसके लिक्विडेशन और उसकी प्रोसीडिंग्स वगैरह ये सब कवर करता है। और एक पेटेंट कोड भी मिलता है, एक पेटेंट कोड भी आपको मिलता है जो कि पेटेंट के रिलेटेड जितने भी मसाइल होते हैं उनको अंडर द पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1977 अंडर द पेटेंट्स एक्ट ऑफ 1977 वो डील करता है। अच्छा जी, फैमिली डिवीजन की बात करते हैं। द डिवीजन डील्स विद मैट्रिमोनियल केसेस, शादी के मसाइल। फैमिली प्रॉपर्टी केसेस, फैमिली के ज़मीनों के मसाइल। प्रोसीडिंग रिलेटिंग टू चिल्ड्रन, जिसके अंदर आता है आपके पास वॉर्डशिप, गार्डियनशिप, अडॉप्शन एंड लेजिटिमेसी। अच्छा जी, किसी की कस्टडी, किसी को अडॉप्ट करना, किसी की गार्डियनशिप, किसी को चिल्ड्रन से रिलेटेड, बच्चों की कस्टडी वगैरह से रिलेटेड, उनके फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं वो कहाँ डील होते हैं, फैमिली डिवीजन में होते हैं। अपील्स फ्रॉम मजिस्ट्रेट कोर्ट ऑन फैमिली मैटर, मजिस्ट्रेट कोर्ट से जो अपील्स आती है फैमिली मैटर्स के ऊपर, काउंटी कोर्ट से जो अपील्स आती है फैमिली मैटर्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं अपील्स के ऊपर। अपील्स में क्या कह रहा है, सिविल अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट मे बी मेड टू द कोर्ट ऑफ अपील, सिविल डिवीजन, और टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर व्हाट इज नोन एज लीपफ्रॉग प्रोसीजर। दिस प्रोसीजर इज रेयरली यूज। क्या कह रहा है, सिविल अपील्स फ्रॉम द हाई कोर्ट may be made to the court of appeal or to the supreme court under what is known। या तो वो जाएगा कोर्ट ऑफ अपील में विच इज द नॉर्मल प्रोसीजर, या तो ये सिविल अपील जो कि हाई कोर्ट में चल रही है ये डायरेक्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, कोर्ट ऑफ अपील को मिस करा के वो डायरेक्ट जाएगी सुप्रीम कोर्ट में which is a leapfrog procedure। दिस प्रोसीजर इज रेयरली, ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, ठीक है, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, क्रिमिनल अपील्स आर मेड डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट वेयर द केस हैज रीच्ड टू द हाई कोर्ट ऑन अपील फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट कोर्ट और फ्रॉम द क्राउन कोर्ट। क्या कह रहा है, क्रिमिनल अपील्स आर मेड डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, क्रिमिनल अपील या तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को की जाती है, वेयर द केसेस रीच द हाई कोर्ट ऑन अपील फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट कोर्ट और फ्रॉम द क्राउन कोर्ट। सही, क्रिमिनल अपील्स ऐसी गुंजाइश है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को की जाती है फ्रॉम हाई कोर्ट, बट
वो आई कहाँ से होती है? मजिस्ट्रेट कोर्ट से आई होती है और क्राउन कोर्ट से आई होती है। अच्छा जी, पर्सनल में क्या कह रहा है? पर्सनल में क्या कहता है? द हाई कोर्ट इज स्टाफ्ड बाय हाई कोर्ट जजेस, द चीफ जजेस इन ईच डिवीजन आर एज फॉलो। सही है जी। अब डिवीजन के मेन जजेस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वींस डिवीजन में आपके पास आता है लॉर्ड चीफ जस्टिस, टॉप वाला। फैमिली डिवीजन में आपके आता है प्रेसिडेंट। चांसरी में आता है लॉर्ड चांसलर, जो कि हेड है इन प्रैक्टिस द वाइस चांसलर। सही है, आपके पास लॉर्ड चांसलर आता है और वो किसके साथ होता है? वाइस चांसलर के साथ होता है। क्वींस डिवीजन में क्या आता है? लॉर्ड चीफ जस्टिस। फैमिली डिवीजन में प्रेसिडेंट। चांसरी डिवीजन में लॉर्ड चांसलर। आगे बढ़ते हैं। हमारा ये कंप्लीट हुआ। हमने क्या पढ़ा? हमने हाई कोर्ट कंप्लीट कर लिया और हाई कोर्ट की तीनों डिविजन्स के बारे में हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कोर्ट ऑफ अपील के बारे में। ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील के बारे में हम पढ़ेंगे। कोर्ट ऑफ अपील के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्ट ऑफ अपील, अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज द कोर्ट वेयर द केस इज ओरिजिनली हर्ड इन फुल। अ कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इज द कोर्ट वेयर द केस इज ओरिजिनली हर्ड इन फुल। क्या कहना चाह रहा है? केस आया, मैजिस्ट्रेट में गया, मैजिस्ट्रेट से गया क्राउन में, क्राउन से गया कोर्ट ऑफ अपील में। क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है, कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे केस नहीं सुना गया, इधर चला गया। यहाँ पे केस नहीं सुना गया पूरी तरीके से, इधर चला गया। ये वो पहली जगह थी वेयर केस इज हर्ड इन फुल। कह रहा है जो पहली जगह थी जहाँ केस पूरी तरीके से सुना गया, तो ये जगह कहलाएगी आपकी, ये जगह आपकी कहलाएगी फर्स्ट इंस्टेंस। ये कहलाएगा फर्स्ट इंस्टेंस, जहाँ पहली दफ़ा केस सुना गया। यहाँ नहीं सुना गया, यहाँ नहीं सुना गया, यहाँ सुना गया। ठीक है, तो ये वो पहली जगह है जहाँ केस इज हर्ड इन फुल, पूरा केस सही तरीके से सुना गया, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट इंस्टेंस। सही है, इसको हम कहेंगे कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस। द अपील कोर्ट इज द कोर्ट विच टू विच एन अपील इज मेड अगेंस्ट द रूलिंग और द सेंटेंस। ठीक है, जहाँ आपके एक सेंटेंस या रूलिंग के अगेंस्ट केस अपील की जाती है। इफ द अपील कोर्ट फाइंड्स इन फेवर ऑफ द अपीलेंट, द ओरिजिनल डिसीजन इज रिवर्स्ड। ठीक है, अच्छा अपील कौन करेगा? कोर्ट ऑफ अपील में अपील वो करेगा जिसके खिलाफ डिसीजन दिया गया है, वो अपील करेगा कोर्ट ऑफ अपील में। तो अपील करने वाले को हम क्या कहेंगे? अपील करने वाले को कहेंगे एपिलेंट। अपील करने वाले को हम क्या कहेंगे? यार मुझे कुछ जगह दे दो, ये रही। अपील करने वाले को हम क्या कहेंगे? एपिलेंट कौन होता है? अपील करने वाला, अपील करने वाले को हम क्या कहते हैं? एपिलेंट। चाहिए ओरिजिनल डिसीजन इज रिवर्स। कोई ना कोई डिसीजन दिया गया होगा जिससे बुरा मान के, जिससे तंग आके उसने अपील की होगी, और उस अपील के बदले अगर उसकी अपील मानी गई, उसकी अपील दुरुस्त समझी गई, तो ये डिसीजन रिवर्स कर दिया जाएगा। दैट इज द रिजल्ट इज चेंज बट द लॉ इज नॉट। लॉ चेंज नहीं हुआ। देखिए, लॉ कभी गलत नहीं हो सकता। लॉ सही है लेकिन लॉ इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ होगा, लॉ सही से डायरेक्ट नहीं हुआ होगा, इस वजह से डिसीजन गलत हो। डिसीजन गलत हो सकता है, लॉ गलत नहीं हो सकता। यही कहना चाह रहा है कि डिसीजन चेंज हो गया, लॉ चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं कर सकते कि एक बंदे ने अपील की, उसके खिलाफ मर्डर का केस चल रहा था, तो हमने उस डिसीजन में ये रिवर्स कर दिया कि हमने लॉ ही चेंज कर दिया कि मर्डर करना क्राइम ही नहीं है। ना 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 ना, हो सकता है कि मर्डर उसने किया ही ना हो, फैक्ट्स एंड फिगर स्ट्रेट ना हुए हो, सही से एविडेंस का जमा ना हुए हो, फेक विटनेसेस हो उसके खिलाफ जिसने उसको फंसाने की कोशिश की हो, एट द एंड ऑफ द डे वो बेचारा फंस गया और उसके खिलाफ ये केस हो गया। तो डिसीजन चेंज हो सकता है, डिसीजन में गलती हो सकती है, लॉ में गलती नहीं हो सकती, लॉ में चेंज नहीं हो सकता। ये बात याद रखिएगा, कभी लॉ नहीं बदल दीजिएगा। डिसीजन चेंज कर सकते हैं, लॉ चेंज नहीं कर सकते। डिसीजन को गलत बोल सकते हैं, लॉ को गलत नहीं बोल सकते। आगे बढ़ते हैं। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम ओवर रूलिंग व्हिच हैपेंस व्हेन अ हायर कोर्ट फाइंड्स अ लोअर कोर्ट डिसीजन टू बी रॉन्ग इन लॉ एंड इन फ्यूचर इज लॉ इज चेंज। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है?
क्या कहते हैं, अच्छा अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि अगर ओवर रूलिंग में क्या होता है कि जब एक हायर कोर्ट एक लोअर कोर्ट के डिसीजन को गलत बोल देती है कि आपने ये जो लॉ इंटरप्रेट करने की कोशिश की है ना, आपने ये जो लॉ लगाने की कोशिश की ना, ये लॉ इधर फिट नहीं हो रहा, ये लॉ इधर फिट नहीं हो रहा, ये आप अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, इस वजह से आप इसको चेंज कर दें, आप इस लॉ की क्या कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करते हैं अपने आप, क्योंकि ये तो एक केस सामने आया ना, ऐसे पता नहीं कितने केसेस होंगे जिन्होंने अपील करने की हिम्मत ही नहीं की होगी और ये चलता हुआ एक प्रेसिडेंट बन गया होगा, तो ये लॉ की एप्लीकेशन गलत हो रही होगी। अभी भी इधर एक लॉ अगर बना हुआ है, वो लॉ कभी गलत नहीं हो सकता, वो लॉ चेंज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल यार आप मेरी बात सुने, देखिए एक होता है जो कि प्रेसिडेंट से बनता है, ये जब हम सोर्सेज ऑफ लॉ पढ़ेंगे तो एक जो ऑलरेडी लॉ बना हुआ है ना, फॉर एग्जांपल ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग इज रॉन्ग, अगर इस लॉ को चेंज कर दें कि ड्रिंकिंग वाइल ड्राइविंग इज राइट, ये नहीं हो सकता। बट अगर आपके पास एक स्पेशल केस आता है कि जिसमें ऑलरेडी कोई लॉ कह ना रहा हो और आप अपना जहन लगा के अपनी सोच लगा के कोई क्या बोलते हैं उसके ऊपर डिसीजन दे दे, बीइंग अ जज अगर आप उसके ऊपर डिसीजन देते हैं, तो बाद में हायर कोर्ट के ऊपर ये अथॉरिटी है कि वो उनके सामने जब ये लॉ आएगा कि ये लॉ इस बंदे ने पास किया, नया केस आया था और उनके वो पल्ले नहीं पड़ेगा, तो वो उसको ओवर रूल कर देंगे कि ये लॉ गलत है, इस लॉ को चेंज कर दें। अब ये लॉ क्योंकि वो एक इंस्टेंट सिनेरियो में बना था, बट एक जो लॉ जो सालों से चलता हुआ आ रहा है, दैट कैन नॉट बी रॉन्ग, डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ कैन बी रॉन्ग, बट द लॉ इटसेल्फ कैन नॉट बी रॉन्ग। सही है, द लॉ इटसेल्फ कैन बी प्लेस्ड इनटू अ राइट प्लेस, इनटू अ राइट scenario, into a right circumstance where it can work, where it can show its effect and where it can be accepted. But if you put a law in a wrong situation, in a wrong circumstance, in a wrong place, then it will show adverse effects and it can be and it will be eventually wrong. So therefore the implementation and the application of law can be wrong, but the law itself cannot be wrong. ठीक है, उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं Civil Division. The Civil Division of the Court of Appeal hears appeal from the High Court, County Court and certain other courts and special tribunals. It may uphold or reverse the earlier decision or order a new trial. The Civil Division of the Court of Appeal hears appeals from High Court. कहाँ से सुनता है? High Court से अपील सुनता है, County Court से अपील सुनता है and certain other courts से वो अपील सुनता है and special tribunal से. It may uphold or reverse the earlier decision or order a trial. या तो वो उस decision के साथ खड़ा रहेगा, या तो वो उसको अलग बदलने की बात करेगा, या तो वो कहेगा कि इसको ऊपर नया ट्रायल स्टार्ट करो। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं सिविल डिवीजन हमने पढ़ लिया, अब हम आते हैं क्रिमिनल डिवीजन पे। क्रिमिनल डिवीजन में क्या है? क्रिमिनल डिवीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील हेयर्स अपील फ्रॉम द क्राउन कोर्ट। क्राउन कोर्ट से आते हैं केसेस क्रिमिनल डिवीजन में। इट में ऑल्सो बी आस्क्ड टू रिव्यू क्रिमिनल केसेस बाय गवर्नमेंट और कंसिडर पॉइंट्स ऑफ लॉ एट द रिक्वेस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल। ठीक है, क्या कह रहा है? क्रिमिनल डिवीजन ऑफ कोर्ट ऑफ अपील कहाँ से अपील सुनता है? क्राउन कोर्ट से। क्राउन कोर्ट से क्रिमिनल केसेस आते हैं क्रिमिनल डिवीजन में। सही है, अच्छा जी। इट में ऑल्सो भी आस्क्ड टू रिव्यू क्रिमिनल केसेस बाय गवर्नमेंट। सही है, क्रिमिनल केसेस जो गवर्नमेंट ने इशू किए होते हैं, जो गवर्नमेंट ने प्रोसिक्यूट कर रही होती है, जिसमें गवर्नमेंट ने अकाउंटेबल ठहराया होता है, वो केसेस भी इनको मिल सकते हैं रिव्यू करने के लिए। और कंसिडर पॉइंट्स ऑफ लॉ एट द रिक्वेस्ट ऑफ अटॉर्नी जनरल, या तो लॉ के कुछ पॉइंट्स भी कंसिडर करने के लिए जा सकते हैं कि ये जो हमने क्रिमिनल लॉ के जो पॉइंट्स बनाए हैं, क्या ये सही पॉइंट्स हमने बनाए हैं कि नहीं, इनको एक रिव्यू करते, ये भी क्रिमिनल डिवीजन कर सकता है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हम बात करते हैं अपील्स की। अपील्स लाई टू द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ से सारी अपील्स जाती हैं सुप्रीम कोर्ट। अब कोई अगर मगर तगड़ नहीं है, अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पे बात जाएगी। पर्सनल क्या है? द कोर्ट ऑफ अपील स्टाफ बाय लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील। लॉर्ड जस्टिस ऑफ अपील होता है वहाँ पे। द चीफ जजेस इन ईच डिवीजन आर एज फॉलोज। अच्छा, डिवीजन के अंदर जो मेन जजेस है वो कौन है? मास्टर ऑफ द रोल्स। सिविल डिवीजन में जो जज है उसका नाम क्या है? मास्टर ऑफ द रोल्स। क्रिमिनल डिवीजन में जो जज है उसका नाम है लॉर्ड चीफ जस्टिस। अच्छा, ये कौन है? मास्टर ऑफ रोल्स कौन है? लॉर्ड चीफ जस्टिस कौन है? ये भी जजेस हैं। सही है, ये हायर अथॉरिटी वाले जजेस हैं। ठीक है, ये बैठते हैं सिविल डिवीजन में, ये बैठते हैं क्रिमिनल डिवीजन में। ये सिविल मैटर्स को संभालते हैं, ये सिविल मैटर्स को संभालते हैं, ये सिविल मैटर्स को संभालते हैं, और ये वाले भाई साहब संभालते हैं क्रिमिनल मैटर्स को। वो क्या संभालते हैं? वो सिविल मैटर्स को संभालते हैं, ये क्रिमिनल मैटर्स को संभालते हैं। और ये दोनों हायर लेवल, हायर अथॉरिटी, हायर भरम वाले जजेस हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या हो गया कवर? कोर्ट ऑफ अपील भी हो गया। आगे अब क्या है हमारे पास है द बॉस, द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास क्या है? द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड
the Supreme Court was established by the Constitutional Reform Act 2005 and opened for business in October 2009। 2005 में बना था, सही है, 2009 में ये काम करना शुरू हुआ था। इट वॉज ओपन फॉर बिजनेस, मतलब इट वॉज ओपन फॉर वर्क। व्हेन इट रिप्लेस द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जगह सुप्रीम कोर्ट बना। उससे पहला हाउस ऑफ लॉर्ड्स हुआ करता था जो इसकी जगह एक्ट करता था। इट्स पर्सनल कंसिस्ट ऑफ 12 जजेस नोन एज जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 12 जजेस हैं इसके अंदर, सही है, जिनका नाम है जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जी, इंक्लूड अ प्रेसिडेंट एंड अ डिप्टी प्रेसिडेंट, जिसके और एक प्रेसिडेंट भी है और एक डिप्टी प्रेसिडेंट भी है। अच्छा जी, द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू एक्ट एज द फाइनल अपील कोर्ट। रोल क्या है सुप्रीम कोर्ट का, कि फाइनल डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेना है इन सिविल केसेस इन द यूके हेयरिंग अपील्स ऑन पॉइंट ऑफ लॉ दैट हैव पब्लिक एंड और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये क्या करता है, ये अपील्स भी सुनता है विच हैव पब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस, जो पब्लिकली और कॉन्स्टिट्यूशनली इंपॉर्टेंस रखता हो, जो कि इंपॉर्टेंट अपील्स हो। इट इज ऑल्सो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द क्रिमिनल केसेस फॉर इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। अच्छा, ये हाईएस्ट वे ऑफ, क्योंकि इसके बाद कोई कोर्ट है ही नहीं, ये टॉप है, ये टॉप ऑफ हायर के, तो आखिरी अपील यही होगी, फाइनल अपील, फाइनल आसरा यही है कि अगर इसने डिसीजन दे दिया मेरे हक में तो दे दिया, वरना तो मैं गया। द हाईएस्ट क्रिमिनल अपील कोर्ट फॉर स्कॉटलैंड इज स्कॉटलैंड। अच्छा, ये किसके लिए है, ये इंग्लैंड कवर करता है, ये वेल्स कवर करता है, और ये नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए भी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। बट अगर हम स्कॉटलैंड की बात करें तो स्कॉटलैंड के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है स्कॉटिश हाई कोर्ट ऑफ जुडिशरी, ये स्कॉटलैंड के लिए हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। द सुप्रीम कोर्ट में इन सम इंस्टेंसेस बी कॉल इंटरप्रेट EU लॉ, यूरोपियन यूनियन लॉ एंड यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स एज दे रिलेट टू UK लॉ। अच्छा जी, कहाँ सुप्रीम कोर्ट को कुछ इंस्टेंसेस पे ये भी कहा जाता है इंटरप्रेट EU लॉ, यूरोप लॉ एंड यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, सही है, और क्योंकि ये सिमिलर होते हैं UK लॉ से, ठीक है। तो ये इसके कुछ दूसरे नाम भी बता दिए। आगे बढ़ते हैं। केसेस आर टिपिकली हेयर्ड बाय पैनल्स ऑफ 5, 7 और 9 जजेस। एक पैनल के अंदर 5, 7 या 9 जजेस होंगे जो एक केस को सुनेंगे। हु गिव देयर वर्डिक्ट्स कलेक्टिवली। वर्डिक्ट का मतलब जल्दी बताएं वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है। वर्डिक्ट का मतलब होता है ओपिनियन, अपना ओपिनियन कि मेरे हिसाब से ये है, या डिसीजन, या मेरे हिसाब से ये डिसीजन होगा, मेरे हिसाब से ये सही है, ये गलत है। ये उस बंदे ने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि उसको ये लग रहा है कि इसमें ये होना चाहिए, ठीक है, ये वर्डिक्ट उसने दे दिया। आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिवली रादर देन एज इंडिविजुअल। लेकिन ये जो वर्डिक्ट आएगा, ये जो वर्डिक्ट आएगा ये कलेक्टिव होगा। ये जो वर्डिक्ट आएगा ये कलेक्टिव होगा। क्या ये इंडिविजुअल होगा सर? क्या ये इंडिविजुअल हो सकता है कि एक ने बोला मेरा ये मानना है तो ये मानना पड़ेगा? नहीं, इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ये कलेक्टिव होगा। इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ये कलेक्टिव होगा। ये इंडिविजुअल नहीं हो सकता, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या कह रहे हैं, दिस इज टू encourage discussion among those at the top of the legal profession which should result in robust clear decision that the rest of the judicial system can rely on। अच्छा जी, ये क्या है, दिस इज टू encourage discussion among those at the top of the legal profession। ये उनके लिए डिस्कशन इंकरेज करता है, ये उनके लिए हौसला, ये उनको मोटिवेट करता है जो बिल्कुल टॉप पे होते हैं कि असली फैसला आपके हाथ में, आपको ये फैसला करना, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है। विच शुड रिजल्ट इन रोबस्ट एंड क्लियर डिसीजन, जिसकी वजह से चूँकि वो टॉप पे है अपने लीगल प्रोफेशन के, तो वहाँ से जो डिसीजन आएगा वो रोबस्ट आएगा, वो क्लियर आएगा, उसके अंदर किसी तरह कोई डाउट नहीं होगा, वो 100% रिफाइंड डिसीजन आएगा। क्या आएगा? 100% रिफाइंड डिसीजन आएगा। तो द रेस्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम कैन रिलाई, और बाकी का जो पूरा सिस्टम होगा, जुडिशियल सिस्टम होगा, वो उस डिसीजन के ऊपर रिलाई कर सकता है कि ये इंतहाई कॉम्पिटेंट सोर्स से ये डिसीजन आया, सही है, ये अरे गहरे नत्थु गहरे बंदे ने डिसीजन नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। तो यहाँ से जो डिसीजन आ रहा है उसके ऊपर बंदा रिलाई कर सकता है, उसके ऊपर बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकता है कि हाँ ये कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो सही ही होगा। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम वजूद में आया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारे पास 5 मिनट हैं तो हम ज़रा बात कर लेते हैं
हम ज़रा बात कर लेते हैं, ये जो हमारी दो तीन छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स, अच्छा जी, द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दोज यूरोपियन स्टेट्स विच हैव साइंड अप टू द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अच्छा, यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स उन कंट्रीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट है, उन कंट्रीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने साइन किया है टू बी अ पार्ट ऑफ द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ द, ये एक सोसाइटी है यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिन्होंने इनका पार्ट होने का साइन किया है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या है, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट यूरोपियन स्टेट्स, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ये है ECHR, यूरोपियन Court of Human Rights. Any individual who alleges that their human rights have been violated can bring up action against those responsible. ठीक है, जिसको ऐसा लग रहा है उसकी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई है वो यहाँ आ जाए और उनको ले आए और उनके अगेंस्ट केस कर दे जिसको जो उन्हें लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंस ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998, ह्यूमन राइट्स एक्ट कौन सा है, 1998, द यूके हैज़ इनकॉर्पोरेटेड द यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इनटू यूके लॉ enabling reinforcement to be exercised in UK contract। अच्छा जी, ह्यूमन राइट्स एक्ट 1988 के बाद यूके ने यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाई और नहीं बनाई नहीं, बनी तो वही थी लेकिन उसको यूके लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया कि आपके जो लॉज है अब हम यूके लॉ के अंदर भी डाल लें ताकि हमारे यहाँ भी ह्यूमन राइट का ना सिस्टम चलता रहे और हमें उसके ऊपर कोई नए लॉज ना बनाने पड़े, हम यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के ही लॉज यूज करेंगे। तो जो उसके खिलाफ जाएगा वो हमारे भी कोर्ट्स में अगेंस्ट, वो हमारे भी कोर्ट्स में अकाउंटेबल खड़ा होगा। ठीक है, यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करते हैं। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें क्या कह रहा है, तो यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज द रोल ऑफ इंटरप्रिटिंग यूरोपियन ट्रीटी लॉ एंड इंश्योरिंग इट इज ऑब्जर्व। सही है, हमें क्या कह रहा है कि वो यूरोपियन ट्रीटिंग लॉ को ऑब्जर्व करे कि वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा और उसको इंटरप्रेट करे कि वो किस तरीके से अप्लाई होगा। यूरोपियन लॉज आर इनएक्टेड इन द यूके एंड आर देयरफॉर डायरेक्टली एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस विद इन द यूके। यूरोपियन लॉज यूके के अंदर भी अप्लाई होते हैं, इसीलिए एवरी इंडिविजुअल और बिजनेस वर्किंग इन द बाउंड्रीज ऑफ द यूके आर अकाउंटेबल, आर लायबल टू यूरोपियन लॉ एज वेल। Cases are usually between nation states or European institutions. However, individuals can appeal in the European Court of Justice if they are affected personally. सर कैसे केसेस होते हैं? केसेस तकरीबन नेशंस के बीच में होते हैं, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस के बीच में होते हैं। नेशंस बड़े बड़े मुल्कों के बीच में और यूरोपियन इंस्टीट्यूशन के बीच में होते हैं। बट इंडिविजुअली भी अगर आपको लगता है कि आप पर्सनली इससे अफेक्ट हुए हो, आप पर्सनली अफेक्ट हुए हो, तो आप जाके यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में बात कर सकते हो, अपना केस रख सकते हो। इन द Factor Tame case, the ECJ ruled that the domestic courts of each European Union state must ignore any national law that are contrary to European Union law. As consequence, the Supreme Court became effectively bound to the decision of ECJ in the। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि ECJ ने एक ऐसा भी रूल बनाया कि जो डोमेस्टिक कोर्ट्स है हर यूरोपियन यूनियन स्टेट में जितने भी कंट्रीज आ रही है, यूरोपियन यूनियन में जितने भी कंट्रीज आ रहे हैं, उस हर स्टेट के ऊपर ये फर्ज है कि अगर उसका लॉ, फॉर एग्जाम्पल समझाएं, लिखता हूँ मैं इधर, लिखता हूँ। कह रहा है कि अगर यूके है, यूके में एक लॉ चल रहा है, यूके का लॉ अगेंस्ट खड़ा हो रहा है यूरोपियन यूनियन के लॉ से, तो हम किसकी मानेंगे? या हम यूके के लॉ की मानेंगे या हम यूके के लॉ की मानेंगे? हमें किसकी माननी? हमें यूके के लॉ की मानेंगे। अगर ये इसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है, अगर ये इसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है तो फिर हम किसकी मानेंगे? हम मानेंगे इसकी, हमें माननी पड़ेगी इसकी, हम इसको छोड़ देंगे। हाँ, क्यों? क्योंकि ये अगर कोई नेशन, अगर कोई कंट्री यूरोपियन यूनियन की बाउंड्रीज के अंदर आ रहा है, अगर यूरोपियन यूनियन की लिस्ट में आ रहा है और उसके जो कंट्री के अपने लॉज हैं वो यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तो फिर हम यूरोपियन यूनियन का लॉ मानेंगे और अपने स्टेट को अपना लॉ इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? द प्रिवी काउंसिल, द जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवी काउंसिल इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर सर्टेन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। देयर डिसीजन आर आल्सो इंपॉर्टेंट टू केसेस हर्ड इन द यूके एज दे हैव परसुएसिव इन्फ्लुएंस ओवर हेयरिंग्स कंसर्निंग पॉइंट्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल अंडर द यूकेज ज्यूरिसडिक्शन। द जुडिशियल कमिटी ऑफ प्रिवेसी लॉ के बारे में कह रहा है इज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील टू सर्टेन कॉमनवेल्थ कंट्रीज। कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। ये जैसे कुछ हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट था, कुछ के अंदर ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है, कुछ कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है। देयर डिसीजन आर आल्सो इंपॉर्टेंट टू केसेस हर्ड इन द यूके एज दे हैव परसुएसिव इन्फ्लुएंस।
सही है, देयर डिसीजन आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू केसेस हर्ड इन यूके। यूके के अंदर भी जो केसेस होते हैं उसके अंदर भी इसका डिसीजन बहुत अहम होता है। क्यों? क्योंकि उसका एक इन्फ्लुएंस है, उसका एक जोर है, उसका एक इन्फ्लुएंस, परसुएसिव सर, परसुएट करना, जोर देना, जोर देना, जोर देना, प्रेशर 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 प्रेशर, उसका एक प्रेशर इन्फ्लुएंस है, वो एक अपने इन्फ्लुएंस है, उसका एक रोब है, रोब है, उसका एक रोब है, उसका एक रोब है, इन्फ्लुएंस है हमारी हेयरिंग्स के ऊपर, हमारे ट्रायल्स के ऊपर। हेयरिंग्स मतलब ट्रायल्स, हमारे ट्रायल्स के ऊपर उसका एक रोब है, जिसकी वजह से हमें उसके डिसीजंस को इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है ओवर हेयरिंग्स कंसर्निंग पॉइंट ऑफ लॉ एप्लीकेबल अंडर द यूकेस ज्यूरिसडिक्शन। तो इस वजह से हमने कुछ ऐसे कोर्ट्स के बारे में पढ़ा जो कि सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी होती हैं, जिनको कुछ केसेस पे हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। जैसे हमने ऊपर हायरार्की ऑफ उसमें पढ़ा था, हमने ऊपर कोर्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। ये देखिए कि हमें वक्त आने पर हमने नीचे इधर पढ़ा था, कहाँ गया ये रहा। In appropriate cases, it is possible to refer to a case to either the European Court of Human Rights or the European Court of Justice. सही है। तो कुछ केसेस में हमें इन्हें भी कंसिडर करना पड़ता है, हमें इन्हें भी कंसिडर करना पड़ेगा, हमें इन्हें भी कंसिडर करना पड़ेगा। कुछ केसेस के अंदर हमें इन्हें भी कंसिडर करना पड़ेगा। वो कौन से केसेस होंगे वो हमने पढ़ा अभी नीचे पूरा, कि किन किन केसेस में हमें इन्हें कंसिडर करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा, और किन किन केसेस में हम बाउंड हैं इनकी बात सुनने के लिए, और किन किन केसेस में हम बाउंड नहीं हैं। ठीक है जी, उम्मीद है मैं आपको ये समझा पाया हूँगा। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पूरा कोर्ट का स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था, हमने उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स के बारे में पढ़ा। मजिस्ट्रेट कोर्ट, क्राउन कोर्ट, काउंटी कोर्ट और हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की डिवीजन्स, क्वींस बेंच डिवीजन, फैमिली डिवीजन, चांसरी डिवीजन। उसके बाद फिर हमने आज सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा, हमने द यूरोपियन ह्यूमन राइट कोर्ट के बारे में पढ़ा, द यूरोपियन जस्टिस कोर्ट के बारे में पढ़ा, और हमने द प्रिवी काउंसिल के बारे में पढ़ा। उम्मीद है मैं आपको ये सारी बातें समझा पाया हूँगा। अगर कहीं जाके आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ बात समझ ना आए तो कोई घबराने की बात नहीं है। जब हम किट सॉल्व करेंगे तब हम वो बातें सुकून से समझेंगे, तब हम उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और उसके अलावा अगर तब भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, आपको पता है आप मुझसे कभी भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। इससे बेहतर तरीके से पर्सनल अटेंशन के साथ इंशाल्लाह आपको समझाया जाएगा। व्हाट्सएप पे जुड़े रहिएगा, कोई भी क्वेरीज हो पूछते रहिएगा। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वी गोना स्टार्ट सोर्सेज ऑफ लॉ, एंड विद दैट आई एंड माय लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।